Hi everyone, I am Darshan Kumar. I have done my honors in physics. अभी हम लोग 10th CBSE या NTSC ओलंपियाड के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को देखेंगे। देखिए हम लोग फिजिक्स जो है कई सारे ब्रांच में डिवाइड है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है इस फिजिक्स को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में बांटते हैं। हम इसको मेनली जो है मान लीजिए इलेक्ट्रिक को हम लोग 2 ब्रांच में बांट लेते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में और उसके मूविंग चार्ज के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग अभी पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आए, इससे पहले चार्ज के बारे में स्टडी करें हम लोग कि चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज को जान करके ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर समझ सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि चार्ज क्या है। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। हम लोग पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर। आइए समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है। ठीक है, इसके भीतर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स है। यह चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है। देखिए ये चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया को पढ़ना होगा तो इसके लिए हम लोग एक एब्रिविएशन यूज करेंगे, CSA, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स और किसी भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर, दैट मीन्स वायर की बात यदि कर लीजिए, तो इसका यह जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यह जो एरिया है ये कैसा है, इसी को बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है ना, तो इस कंडक्टर का जो यह एरिया है, एंड वाला एरिया है, यह सर्कुलर होता है। इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर हम तब की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यह जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका रेडियस कितना हो, आर हो, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यह इलेक्ट्रिक करंट, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां से इस एरिया से जो चार्ज पास कर रहा है यूनिट टाइम में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दैट मीन्स यदि आप कहें तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
पूरी बातें नहीं लिख रहे हैं, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ इतना लिख दीजिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर है। यदि इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब है जहाँ पे रेट यूज आ रहा है तो आप रेट टर्म के लिए टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी दैट मीन्स यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कर रहा है, यह यूनिट टाइम की बात कर रहा है। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय टाइम। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब समझिए आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। इसी को, इस डेफिनेशन को, ये फॉर्मूला को देख करके यदि आप डिफाइन करना चाहें तो यह भी कर सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो किया जा रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। समझिए इस बात को, यह जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है यह चार्ज और टाइम का रेशियो कह सकते हैं। मैं आपसे यह पूछता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। करंट पर दोबारा हम लोग वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार चार्ज को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ठीक है। या फिर इसकी चर्चा कर लेने से अच्छा रहेगा, यदि इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर लिया है तो पहले करंट को समझ ही लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर जा कर के हम लोग चार्ज पर लौटेंगे। देखिए इसके ऐसा यूनिट की बात यदि करें या फिर और बेहतर तरीका हमारे पास है, इसको समझिए। देखिए आइए इसके एसआई यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आप यदि लिखते हैं I इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको है चार्ज बाय टाइम, I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। देखिए चार्ज को हालांकि हम लोग कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम के लिए तो आप जानते हैं स्मॉल t यूज़ करते हैं हम लोग। तो कहीं भी इसको शॉर्ट में यदि इसी को लिखना चाहें तो आप I इज इक्वल टू Q बाई टी भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी, यह टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए SI यूनिट की बारी है, तो SI यूनिट इज इक्वल टू, आप एक बात मुझे बताइए, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है, टाइम का सेकंड होता है, आप इसको कूलम्ब पर सेकंड कह सकते हैं, कूलम्ब पर सेकंड कह सकते हैं। और यह जो है मानी हुई बात है, कूलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कहूँ 1 एम्पियर इज इक्वल टू, बताइए एम्पियर को भी या तो आप कैपिटल A लिख दीजिए या फिर बहुत बुक में आपको AMP लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एम्पियर के लिए कैपिटल A या केवल A लिख सकते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हो 1 कूलम्ब पर सेकंड। यदि मैं आपसे पूछूं 7 एम्पियर बताइए, तो आप कहोगे 7 कूलम्ब पर सेकंड। तो 1 एम्पियर को जनरली डिफाइन करने के लिए कहा भी जाता है। आप समझिए कि 1 एम्पियर है क्या, तो 1 कूलम्ब पर सेकंड। इस बात को समझिए, यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज इच सेकंड में फ्लो कर रहा है, ऐसा कि ट्रेवल के बजाय हम फ्लो बोले, यानी यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज हर सेकंड फ्लो कर रहा है तो आप कह सकते हैं यहाँ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा, ठीक है। ये बातें रही, यानी 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इफ़
ऐसे लिखिए, इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, यदि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वैल्यू 1 एम्पियर होगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए। आइए अब हम लोग थोड़ा सा चार्ज को समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए चार्ज की बातें तो हो रही है, इसके बारे में जान भी ले कि चार्ज है क्या। तो चार्ज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, हम सब जानते हैं दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, सब के सब किसके बने हुए हैं? एटम के बने हुए हैं। ये बात आप पहले से जान रहे हैं, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि कोई भी दुनिया में जो भी सब्सटेंस है या जो भी मैटर है किसके बने हुए हैं? सब के सब एटम के बने हुए हैं। एटम के बारे में थोड़ा सा जान ले। देखिए ये मान लीजिए हमारा, हालांकि टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। हम लोग एक बार दोबारा इलेक्ट्रिक करंट पर आएंगे, लेकिन इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए चार्ज से बहुत कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन एनटीएससी में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसके बारे में हम, यदि इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इसको हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सब्सटेंस, आप कुछ भी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच, ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच it attracts the other स्मॉल या फिर चार्ज्ड पार्टिकल्स बोल सकते हैं, स्मॉल या चार्ज्ड पार्टिकल्स। आइए जो बातें मैं यहाँ पर लिखा हूँ एक बार बेसिक समझते हैं इसका। हम सभी अपने बालों में कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं। आप क्या कीजिए कि पेपर का एक छोटा छोटा पीस बना लीजिए, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर बना लीजिए। उसको जो है, जब आप कॉम्ब को अपने हेयर में फ्रिक्शन करते हैं, कॉम्ब करने के बाद उस कंघी को आप लेकर आइए, पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पेपर पीस जो बनाए हैं उसके पास लेकर के आइए। देखिए कंघी को हेयर में करने के पहले भी आप उस कंघी को पेपर पीस के पास लाइए। इस समय यह उस पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप उस कंघी से अपने बाल को संवार लेते हैं तो फिर जा कर के उस कंघी को पेपर पीस के पास लाइए, वह उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपने क्या लिखा? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट्स द अदर स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी यह चार्ज किसी सब्सटेंस का, किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह सब्सटेंस या वह ऑब्जेक्ट किसी भी स्मॉल या अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए एग्जाम्पल तो आपके सामने हुआ। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट यहाँ है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। पहले हम एटम को यदि देखना चाहें, मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है जहाँ के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। यह जो ऑर्बिट है, आप जानते हैं इस पर चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस पर मूव करने वाले हैं। और भी ऑर्बिट आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कई सारे ऑर्बिट आप बना सकते हैं। यह सब जो है इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है ये। देखिए यह जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को
और जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर है, जो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी तो मतलब इस कह सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर इसका पकड़ कमज़ोर होता जाएगा। कुल मिलाकर के बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप जानते हैं उसे एक फोर्स की ज़रूरत है। आप सब 9th CBSE में पढ़ के आए होंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे एक फोर्स की नीड होती है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, फोर्स लगा करके लाना चाह रहा है। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है, सिर्फ इसको याद नहीं रखना है, ध्यान में रख लीजिए। इसके बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। दैट मीन्स आपको बहुत विशेष में इस फॉर्मूला को इसीलिए लिखा गया, सिर्फ आपको ये बताया जा सके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप FE कह सकते हो, यह FE डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स आप FE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को भी एक चार्ज्ड पार्टिकल्स कह रहे हैं, प्रोटॉन भी चार्ज्ड पार्टिकल्स है। देखिए जो भी मैटर बने हुए हैं आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम से मिलकर के बना हुआ है, और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, इनसे मिलकर के बना हुआ है। आप ध्यान दीजिए, तो इस एटम में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह चार्ज हमारा नेगेटिव होता है, उस चार्ज का नेचर नेगेटिव है। प्रोटॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक, अब समझिए, यहाँ से आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर पर रहेगा उसको आसानी से उसके ऑर्बिट से क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब समझिए, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास A है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास B है, ऐसा मान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, कोई भी एनर्जी दे दीजिए। हम मान लेते हैं इसके बीच फ्रिक्शन करवाते, फ्रिक्शन करवाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है और हीट एनर्जी डेवलप होता है। प्रोड्यूस नहीं, डेवलप वर्ड यूज़ करें। हीट एनर्जी डेवलप होता है और इसके कारण, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड एटम से निकल जाता है। सपोज कीजिए कि A जो है, ऐसे एटम, A के एटम, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, A के एटम के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह निकल करके B पर आ जा रहा है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसके ऊपर आया। ध्यान देना हम लोगों को ये है कि यह जो ऑब्जेक्ट है A, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, गेन किसने किया, B। मान लेते हैं कि A जो है इस पर चार्ज B। देखिए कुछ बातें और भी हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग चार्ज को समझने से पहले, यदि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, सपोज कीजिए A हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास A है, ठीक है। यदि ये न्यूट्रल है, दैट मीन्स चार्ज का वैल्यू क्या है, 0, और इसी को न्यूट्रल पढ़ेंगे। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज 0 होने का मतलब हम यह भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है दैट मीन्स उस पर चार्ज क्या है, जीरो, टोटल चार्ज जीरो है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। दैट मीन्स आप शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो Ne और नंबर ऑफ प्रोटॉन को Np लिख दो आप। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रल बॉडी के लिए Ne इज इक्वल टू Np है। ठीक है, आ जाइए। तो अब समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर जान लीजिए कि इस पर भी Ne इक्वल टू Np होगा और यहाँ पर भी Ne इक्वल टू Np रहा होगा। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन A से B पर जा रहा है तो हम इस बात को जानिए, अब यहाँ पर A पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये तो कहानी बनेगी। अब और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतनी बातें समझ लीजिए। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यह पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, यह जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ए आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, और बी आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, ए क्या कर रहा है, दान कर रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो इसको कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाना। किसी से कोई चीज़ लेना या मांगना क्या है, निगेटिव बात है, अच्छी बात नहीं है ये, तो ये निगेटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वह निगेटिवली चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल है दैट मीन्स उस पर हम ये समझ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है। यदि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रहे, सपोज कीजिए हमारे पास दो मार्कर है, ठीक है, हमारे पास दो मार्कर है, एक ब्लू है एक ब्लैक है। इस दोनों मार्कर को यदि हम फ्रिक्शन करवा रहे हैं तो जिस भी दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट के एटम का इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी कह लीजिए, जिस ऑब्जेक्ट के एटम का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होगा वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, लूज किया तो फ्रिक्शन के पहले यह दोनों क्या था, न्यूट्रल। फ्रिक्शन के पहले ना इस पर भी टोटल चार्ज जीरो था और इस पर भी टोटल चार्ज जीरो। जैसे ही आपने फ्रिक्शन करवाया किसी एक ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या डोनेट किया उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज नहीं होगा, कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाला जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, और मुश्किल भी है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, यदि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है दैट मीन्स आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं है। ये बातें आपके ध्यान में रह गया। अब समझिए, कुछ और भी बातें देख लेते हैं इसके साथ साथ। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज को समझ रहे हैं। देखिए एक बार रिकैप ले लेते हैं। चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स या चार्ज्ड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ध्यान दे लीजिए, एक बार एटम के स्ट्रक्चर को देखें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इसके ऑर्बिट में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में गौर से देखें, इसके इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसे सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ भी बातें आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से सुन लीजिए कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। इस K को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट कह सकते हैं। आगे बढ़िए, मैं इस फॉर्मूला को इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको यह समझाया जा सके कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर है, उसे उसके ऑर्बिट से बाहर निकालना उतना ही ज़्यादा आसान है। समझ गए? कुल मिलाकर के बात आप इस तरह से समझ सकते हैं। आइए, ये चीज़ आप एक एग्जाम्पल इस तरह से भी, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से जितना ज़्यादा दूर है उसे बहलाना फुसलाना आसान है, ऐसा ही हाल कुछ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है। ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए कि ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यह भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पर बराबर होगा। अनचार्ज्ड होने का मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ध्यान दे दीजिए, यहाँ भी वो कहानी, जब फ्रिक्शन करवाएं तो ए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब ए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ए पर नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले जितना था उतना ही रह गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, घट गया। और बी की बात कर लीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले से बराबर था, एक इलेक्ट्रॉन इसने और अपने ऊपर ले लिया, गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इतनी बातें आपको समझ में रहनी चाहिए। तो जो दान कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है, वह पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, वह नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि चार्ज के, अभी तक जो भी बातें मैं चार्ज के बारे में बता रहा हूँ आप समझ लिए होंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने मैं और रखूँगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। देखिए, पहले मैं कुछ बातें लिख लूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जो चीज़ें हमारे पास अभी समझने के लिए है, वो चार्ज के एक प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं आपको बस आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, और एक ऑब्जेक्ट ये हमारे पास है, एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। उससे पहले मैं कुछ टर्म लिखता हूँ, ध्यान रखिए। देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग सिंपली QE लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू, इसको आगे बढ़ा लेंगे हम लोग, और इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। आगे बढ़िए, इसी तरह से चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, इसको आप QP लिख सकते हो, और इसका वैल्यू होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ जो मैं माइनस और प्लस ले रहा हूँ, ये आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू में इसका यूज़ नहीं कर सकते। यह नेगेटिव सिंबल सिर्फ इसके नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसी तरह से ये दोनों बात समझ गए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको ME लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। और यदि मास ऑफ प्रोटॉन की बात करी जाए तो आप इसको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कह सकते हैं, ठीक है।
जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये बी है। अभी बिफोर फ्रिक्शन की बात कर लीजिए, बिफोर फ्रिक्शन क्यू ए के ऊपर जो चार्ज है उसको क्यू ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए। यह कितना है? 0। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। समझ लीजिए, मान लेते हैं इस पर अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? 20 होगा। यहाँ भी मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? 10 होगा। सपोज कर लेते हैं, इसमें कोई नहीं। अब देखिए, बिफोर फ्रिक्शन क्यू बी का वैल्यू भी 0 रहेगा और यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। आफ्टर फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन हुआ तो समझिए, सपोज कीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। मान लीजिए है बी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, बी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ए जो है गेन कर रहा है। अब आफ्टर फ्रिक्शन इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पहले 20 था, एक इलेक्ट्रॉन बी से इसने ले लिया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इधर भी आ जाइए, आफ्टर फ्रिक्शन में बी पर यदि बात करते हैं तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना रहा? 21 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। इधर की बात कर लीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना रह गया? 9 इलेक्ट्रॉन रहा, जो कि 10 प्रोटॉन। ऐसी बातें कह सकते हैं। तो जहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। इस ऑब्जेक्ट को निगेटिवली चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर ये कंडीशन आपके सामने रहे, आप इसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। तो मुझे लगता है चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे हम लोग, ठीक है। तो चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को डेवलप कैसे किया जा सकता है, यह भी आप जान गए। जरूरी नहीं, हाँ ये बस ध्यान में रहे आपको, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवा करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। यदि ये बात आप ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, चलते चलते इतनी बातें समझ ही लेते हैं। एक बात बताइए, बी से इलेक्ट्रॉन ए पर आ रहा है, बी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह जो इलेक्ट्रॉन है अपने साथ मास को भी ला रहा, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि बी का मास डिक्रीज हो रहा होगा और ए का मास इंक्रीज हो रहा होगा, कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जरा सा इसका वैल्यू देख लीजिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ कीजिए। आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो आपको ये समझ में रहे, यह वैल्यू काफ़ी छोटा है। तो 1-2 इलेक्ट्रॉन के जाने से तो फर्क पता भी नहीं चलेगा मास का। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में यदि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो फिर उसके मास में डिक्रीमेंट आएगा। ये ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मास के एसआई यूनिट को एक बार देख लेते हैं, और मास का एक प्रॉपर्टी है जो कि यूज होने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो ये बातें तो यहाँ तक आप लोग समझ गए।
देखिए अब यदि इसको कंटिन्यू किया जाए यहाँ से, तो हम लोग समझ लेते हैं कि यह वैल्यू क्या है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा चार्ज के एसआई यूनिट को देख लेते हैं, फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। देखिए तो आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ, हेडिंग दीजिएगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जरा सा इस बात को समझिए। देखिए चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, हम यहीं से समझ लेते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो एस्टेट कूलम्ब होता है, यह भी ध्यान रखेंगे, एस्टेट कूलम्ब होता है। और इसको हम लोग एस्टेट कूलम्ब रहने दीजिए, ठीक है। देखिए कूलम्ब बहुत बड़ा यूनिट होता है, हम चाहे इसके स्मॉलेस्ट यूनिट यानी अदर यूनिट इसका देख लीजिए, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के यदि अदर यूनिट की बात करेंगे तो हम कूलम्ब को छोटा कर सकते हैं, 1 मिली कूलम्ब लिख सकते हैं, 10⁻³ कूलम्ब के इक्वल हो जाएगा, है ना। 1 माइक्रो कूलम्ब लिख सकते हैं जो कि 10⁻⁻6 कूलम्ब है। 1 नैनो कूलम्ब लिख सकते हैं जो कि 10⁻⁹ कूलम्ब के इक्वल हो सकता है। ये सब चार्ज का वैल्यू है, चार्ज की यूनिट है, डिफरेंट यूनिट है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज के एक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास है, यूज़ भी करेंगे उसको हम लोग सवाल बनाने में, ठीक है। यह जो है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जिसको हम लोग कूलम्ब सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सीजीएस यूनिट इसका एस्टेट कूलम्ब होगा। और अदर यूनिट की बात कर लेते हैं, अदर यूनिट की बात कर लेते हैं, ये सब इसका कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। आइए हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी को देखते हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज के वैसे कई सारे प्रॉपर्टी हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमारे काम की चीज़ें जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। सपोज कर लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कई सारे प्रॉपर्टी है, पढ़ना हम लोगों को एक ही है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको जोड़ने के लिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं। एक हमारा मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है जो कि हमें जानना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस बात को समझिए। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ एग्जाम्पल लेते हुए हम समझ लेते हैं इसको। देखिए मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज होगा 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वन इंटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या बोले थे, QE, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोल सकते हैं 2 इंटू QE। देखिए एक चीज़ ध्यान रख लें हम लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग केवल स्मॉल e लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो QE के जगह हम केवल E भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 3 इंटू E लिखा जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए N
इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको n इंटू ई लिख सकते हैं, है ना, n इलेक्ट्रॉन के लिए। और यह जो है n इंटू ई, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इस ई से नंबर ऑफ इस ई से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए इस चीज़ को नहीं लिख पाते हैं, या फिर यह एग्जाम्पल यदि आपको नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर एक चीज़, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं समझने के। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आइए इसको देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि, या फिर पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू n इंटू ई होता है। इस प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल टू n इंटू ई। Q जो है चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है उसको Q कह लेते हैं। n जो है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन है। एक बात और ध्यान रख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन n जो है यह हमेशा इंटीजर होगा। n इज ऑलवेज इंटीजर, n इंटीजर लिख लेते हैं, n इंटीजर। और एक लास्ट e जो है इसके बारे में लिख सकते हैं, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिखेंगे तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है। यानी इसका वैल्यू आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपके मन में आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं साइन लगाएं, मैंने पहले ही कहा था वह नेगेटिव केवल इसके चार्ज के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हम लोग उसको मैग्नीट्यूड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, तो इतनी बातें समझ गए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे एक सवाल हम लोग करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। यदि मान लीजिए ए जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, अभी ए का वैल्यू 0 रख लीजिए, यानी क्यू ए का वैल्यू 0 और क्यू बी का वैल्यू भी क्या मान लीजिए आप, 0। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी पर जो है यानी क्यू बी का वैल्यू +1 कूलम्ब आ गया। यानी हम ए से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराएं बी के ऊपर, और मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराने के पहले ए पर जो टोटल चार्ज 0, बी पर भी टोटल चार्ज 0 है। तो अब सपोज कीजिए यदि ए से बी पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाया गया तो आप बताएं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराया गया है। नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताना है आपको। नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताइए क्या होगा। यानी इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम्ब चार्ज को डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है या करवाया जाएगा, n का वैल्यू फाइंड करना है। आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। फिर हम यह भी कह सकते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी क्वेश्चन को उल्टा करके। देखिए हमें चाहिए n का वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई। q का वैल्यू लिखिए कितना है, 1 कूलम्ब इक्वल टू n इंटू ई का वैल्यू लिखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब लिख सकते हैं हम लोग। इसी चीज़ को यदि n इक्वल टू हम लिखना चाहें तो, या फिर यह मल्टीप्लिकेशन इधर ला कर डिवाइड, आप 1 कूलम्ब बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब लिख सकते हैं। आप बताओ ये कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
इससे आपको वैल्यू किसका मिल जाएगा, n का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको n इक्वल टू मिलने वाला है, n इक्वल टू जो रिजल्ट आपका रहने वाला है वह मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर है। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम्ब चार्ज आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें समझ लिए। यहाँ से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। फिलहाल हमारे पास जो सबसे बेसिक बात है वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ये प्लस माइनस सिर्फ बता रहा है। इस पर जो 1 कूलम्ब चार्ज आया है, यहाँ मैंने लिखा है +1 कूलम्ब चार्ज, और ये बी इलेक्ट्रॉन यदि बी पर आ रहा है, सॉरी यदि इलेक्ट्रॉन बी पर आ रहा है तो ये प्लस नहीं -1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा, और ए के ऊपर +1 कूलम्ब चार्ज और बी के ऊपर -1 कूलम्ब चार्ज रह जाएगा। समझ गए इस बात को? इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पर आते हैं। दोबारा करंट को सिर्फ इसलिए हम लोगों ने उस टाइम पर डिफाइन कर लिया था क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है यह पता चले उसमें चार्ज जो हो रहा है वो चार्ज है क्या, चार्ज टर्म जो यूज़ हो रहा है उस चार्ज के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। अब ध्यान देने की बारी है, समझने की बारी है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दोबारा आइए एक्सप्लेन करते हैं एक बार। ठीक है, फिर से इसके बेसिक बात को जान चुके हैं। चलिए, चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया है। आ जाइए, अब हम यह समझते हैं। देखिए इस चीज को समझे हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट, चार तो समझ लिए, इलेक्ट्रिक करंट की बारी है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देख लीजिए, एक बात आप जान लीजिए कि यदि हमारे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जब तक इस कंडक्टर को किसी करंट सोर्स से नहीं जोड़ेंगे हम लोग, तो इसके भीतर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता रहेगा। यह फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या करेगा, मूव करेगा। यानी इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये कहीं भी किधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का? डेफिनेशन आप ये पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट का कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, देखिए हालांकि हम ये कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, एक्चुअली वह चार्ज्ड पार्टिकल्स आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं। यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं क्योंकि चार्ज को कैरी करने वाला पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो जब तक आप किसी कंडक्टर को किसी करंट सोर्स से नहीं जोड़ते हैं तब तक वह इस तरह से रैंडमली मूव करता रहेगा। आ जाइए, जैसे आप इसको किसी करंट सोर्स से जोड़ेंगे, ठीक है, किसी सेल से कनेक्ट करेंगे, बैटरी मान लीजिए, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए इसको। जैसे बैटरी से कनेक्ट किए, इसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। जैसे ही आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट किए, इसका इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी
ऑब्टेन होने लग जाएगा। बात ये हुई कि इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, किसके कारण मिलता है? आप कहोगे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण। ये अधूरी बात है, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी फ्लो कर रहा है। यह कहना पड़ेगा एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके कारण हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इतना जान लीजिए, इस बैटरी के लगाने से जो इलेक्ट्रॉन अभी तक रैंडम मोशन कर रहा था, जिगजैग मोशन कर रहा था, वह एक डेफिनेट डायरेक्शन में कैसे आ गया? तो आप यह तो जान ही लीजिए कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट डायरेक्शन में चला रहा है, सेल से कनेक्ट करने के बाद, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो आ जाइए। हालांकि उसे हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यहाँ एक फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, इसको आप ईएमएफ कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए, बस ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तक की बातें तो समझ गए। आ जाइए, अब जो एक दो बात समझना है वो हम लोगों को कुछ इस तरह से जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा यहाँ से, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये बातें तो डेफिनेशन में हम लोगों ने मेंशन करा है। क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? चार्ज का वैल्यू बताता है। तो एक बात है, अच्छा, इसका जो भी फॉर्मूला हम लोगों को मिला है, सपोज कीजिए आई को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई को लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, यानी आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। एक बात यहां से हम लोग सीखेंगे, देखिए, सपोज कीजिए इस फॉर्मूला को ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज देखिए, मान लीजिए इन टाइम टी सेकेंड में, इन टाइम टी सेकेंड क्यू कुलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू कुलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है टी सेकेंड में। हमें इलेक्ट्रिक करंट लेने के लिए क्या चाहिए? यूनिट टाइम में। ठीक, तो टी सेकेंड में क्यू कुलम्ब चार्ज है, तो आप बताओ मुझे इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? Q बाय टी। और 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग दोबारा इलेक्ट्रिक करंट पर आने का हमारा ये मतलब रहा और ये मकसद रहा कि जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है अभी, सपोज कीजिए I इक्वल टू, आप फॉर्मूला देख रहे हैं Q बाई टी, यह भी तो सवाल हो सकता है। सपोज कर लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू आप 1 कुलम्ब पर सेकेंड कह सकते हैं। ये तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट 1 कुलम्ब पर सेकेंड भी है। मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं तो यह भी तो कह सकते हैं I इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू का फॉर्मूला भी हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़े हैं। तो यहाँ से यदि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो हम लिख सकते हैं I इंटू टी बाई ई। ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है,
एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट रहेगा। इसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ, इन सारी बातों को पढ़ना है। लेकिन अभी एक न्यूमेरिकल्स करके हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सपोज लीजिए एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए, लिखिए, इफ 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो through filament of an electric bulb in 2 minutes. ये क्वेश्चन हमारा। Find the amount of charge. Find the amount of charge flow through filament of bulb दूसरी बात है, यह भी निकाल दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहने दीजिए, इसको इसी सवाल को बनाइए, केवल इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स में दिया गया है आप उसे ध्यान से पढ़िए, जो डेटा दिया गया है पहले उसे लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है आपको 2 मिनट्स। जो भी वैल्यू एसआई यूनिट में नहीं है तो आप पहले उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट्स है, दैट मीन्स इसको आप 120 सेकेंड लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो आपसे पूछा क्या गया है, चार्ज का वैल्यू क्यों पूछा गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, क्यों पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ से कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आप लिख दीजिए, वी नो दैट I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यदि आपको यहाँ से Q का वैल्यू चाहिए तो Q इक्वल टू आप I इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है, I इंटू टी लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला हमें चाहिए, इस पर पुट कीजिए। आप Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है ना, और इंटू टाइम का वैल्यू कितना है 120। हम चार्ज निकाल रहे हैं तो कूलम्ब हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आप इसको हटा करके नीचे 10 लीजिए, इसको और इसको, और 12 5 जा क्या हो जाएगा 60 कूलम्ब आपका आंसर हो जाएगा। चार्ज का वैल्यू जो मिलेगा आपको 60 कूलम्ब मिलेगा, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। यदि इसी से मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, यदि इसी सवाल में हमें कह देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, तो हम n भी निकाल सकते थे। सपोज कर लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यदि कह देता फाइंड द नंबर ऑफ फ्लोज इलेक्ट्रॉन इन 2 मिनट्स, मान लीजिए यदि ऐसा कह देता n इक्वल टू, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखे थे हमारे पास
I इंटू टी बाई क्यू। ये फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट देखे थे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, और Q के लिए ही हम लोग क्या लिखे थे, N इंटू ई बाई टी लिखे थे, है ना। यदि इसी से ही हम लोग N को लेना चाहें तो ये वैल्यू हमारा E हो जाएगा। ये चीज़ें जान रहे हैं हम लोग। तो यदि N हमसे पूछा जा रहा है तो N इज इक्वल टू, अब आप I का वैल्यू रखिए 0.5, टाइम आपका 120 है, और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई यूनिट तो नहीं होगा, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ये N का वैल्यू आपको 60 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको।